हेलो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 5 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है। सो दिस इज़ बेसिकली द एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स इनकम। ठीक है, तो जो फैक्टर्स इनकम है इनका जो जोड़ है, जो सम है, जो एडिशन है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये फैक्टर्स इनकम क्या है? ठीक है, फैक्टर्स जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी चीज़ को अगर आप बनाते हो, किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से इनपुट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो देखो, लैंड ज़रूरी है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, उसमें कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। और अगर ये अपना यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो obvious सी बात है कि इनको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो अगर लैंड यूज़ अगर कर रहे हो तो लैंड पे आपको रेंट मिल सकता है। अगर अपनी आप लेबर दे रहे हो तो आपको वेजेस मिल सकते हैं। अगर आप अपना कैपिटल लगा रहे हो तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी को आप ऐड कर दो, इसी को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपका नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम को स्टडी करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम डिटेल में ये सभी चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, और ये अगेन यहाँ पे जीडीपी की डेफिनेशन है जो आगे हम एक बार फिर से रीड कर लेंगे, यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नेशनल इनकम या इसके जो कैलकुलेट करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसको समझने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं इनफैक्ट, जो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंडिया में इंडिया के नेशनल इनकम को मेजर करने की एक कोशिश की थी। ठीक है, थ्रू हिज बुक, उनके बुक का नेम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस बुक को अगर हम देखें तो उनके द्वारा उस समय के जो एस्टिमेशंस थे उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया की जो एनुअल पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, दैट वाज समवेयर अराउंड 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, हमारे काम का हो सकता है, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके से इंडिया के नेशनल इनकम को स्टडी करने का जो क्रेडिट है वो जाता है VK RV राव साहब को इन 1930s। ठीक है, जब इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसको स्टडी करने की कोशिश करी। और इन्होंने देखा कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है दैट लाइज बिटवीन 62 रुपीज़ टू 76 रुपीज़। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें सिद्ध हो सकती हैं, तो इसको हमने याद रखना है। पहला ऑफिशियल अटैम्प्ट की अगर हम बात करें इंडिया के नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, वो किया गया था बाय PC मेलानोबिस, द ग्रेट स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने स्टडी किया और पाया 1950s के अराउंड की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 225 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, शायद कहीं आपके काम आ जाए। चलिए, इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक क्वेश्चन ये प्रोबेबल बन सकता है कि इंडिया में ये जो डेटा है जीडीपी का, ये कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर हम देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है NSO, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, पहले क्या था कि पहले ये जो डेटा था ये कंपाइल किया जाता था बाय CSO, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय NSSO। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 2019 में इन दोनों बॉडीज़ को मर्ज करके एक नया बॉडी बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये डेटा किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, जीडीपी की बात कर रहे हैं, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है जी, चलिए, अब कुछ की टर्म्स हैं जिसको ना सिर्फ हमने समझना है बल्कि कुछ की पॉइंट्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट में जो कि एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसको हमने देखना है। देखो जी, सबसे पहले ये डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है। देखो, एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब हम बात करते हैं जोग्राफिकल टेरिटरी की, तो वो तो जो इंडिया का मैप है जो हमें दिखता है वही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब है जो इंडिया की बाउंड्री है, जो हमें दिख रहा है, जो हम मैप में देखते हैं वो है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आ जाएगी। अब इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि वहाँ पे होती है, इसलिए हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा इंडिया के डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन के तहत। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉरेन एम्बेसीज़ की,
ठीक है। तो जैसे जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमारे इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या इंडियन एम्बेसी पार्ट है? यस। इंडियन एम्बेसी जो है, जो बाहर दूसरे देशों में जो एस्टेब्लिश है, उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से ना एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी, सो विच आर द एरियाज, ठीक है, विच आर द प्लेसेस दैट वी मे नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है कि फॉरेन एम्बेसीज जो हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं जो इंडिया में बेस्ड हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसीज जो हैं जो दूसरे देशों में हैं उसको हम कंसिडर कहते हैं इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी के डेफिनेशन के भीतर, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है दूसरे देशों में भी, उसको भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इंडिया के जो फिशिंग वेसल्स हैं, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ये सभी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है लेकिन कहीं पे भी अगर इस वक्त ऑपरेट अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इंडिया के इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन के तहत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रोबेबल क्वेश्चन साथियों बन सकता है, और ये आपने याद रखना है कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी जो है इसके डेफिनेशन के तहत कौन कौन से प्लेसेस को कवर किया जाता है और किसको कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ की टर्म्स है, बहुत काम का नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। जैसे मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो जब भी आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ परचेज़ करते हो, ठीक है, वही मार्केट प्राइस है, ठीक है। काम की बात ये है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट में जाके, तो वहाँ पे साथियों टैक्स लगा होता है, बस यही याद रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट प्राइस, इट डू इंक्लूड्स दी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब कि हम सप्लाई साइड की बात करें जहाँ पे चीज़ें अभी बन रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टैक्स तो नहीं लगा होता है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडीज़, ठीक है। तो ये अपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स का मतलब है कि अब इसके बाद इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसको एज इट इज़ ही अब इस्तेमाल में लेके आया जाएगा, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो अब ये अपने आप में फाइनल प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या ही वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल है तो है मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल को एक्सपेंड करके आप लैपटॉप तो नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्रीसिएशन, तो डिप्रीसिएशन का मतलब होता है डिप्लीट करना, ठीक है, लॉस इन वैल्यू, ठीक है, लॉस इन वैल्यू। तो कोई भी चीज़ है आपके पास, आपको पता है कि विद द पास ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू का जो डिप्रीसिएशन है, ठीक है, उसी को इकोनॉमिक्स की दुनिया में डिप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि इंडिया में जो घर है, जो घर हम बनाते हैं, तो उसका जो डिप्रीसिएशन रेट है वो 1% है। इसका मतलब अगर आप इंडिया में एक घर बनाते हो तो वो 1%, क्योंकि हर साल ही डिप्रीशिएट हो रहा है, तो 50 सालों में वो 50% ख़राब हो जाएगा और 100 सालों के बाद में वो पूरा ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिप्रीसिएशन, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हर साल कुछ ना कुछ डिप्रीशिएट करती है, ठीक है, उसमें गिरावट आता है, उसी को हम साथियों कहते हैं डिप्रीसिएशन, ठीक है। फिर एक टर्म आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों, देखो जो हमारे इंडियंस हैं वो दूसरे देशों में जाके पैसा कमाते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से कुछ फॉरेनर्स भी तो हैं, ठीक है, वो भी इंडिया में आके पैसा कमाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आता है ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये सभी चीज़ें आपने क्रैम करनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि विच अमंग द फॉलोइंग टर्म, ठीक है, और कॉन्सेप्ट नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफ़र पेमेंट, सो दिस गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज और डिसेबल पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दिस ऑल फॉर्म्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अगर हम बात करें तो जो पेंशन्स हैं जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, इसको ट्रांसफ़र पेमेंट का डेफिनेशन में नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट की, तो ये नेशनल इनकम में तो काउंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये पर्सनल इनकम में काउंट होता है और ये टैक्सेबल भी होता है अगर आप टैक्स लिमिट को, ठीक है, अगर क्रॉस करते हैं, ठीक है। वो इनकम चाहे आपकी पेंशन वाली भी क्यों ना हो, लेकिन इसको हम क्योंकि पर्सनल इनकम में कंसीडर हम कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए अब अगर हम बात करें नॉर्मल रेसिडेंट की, तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? देखो नॉर्मल रेसिडेंट वो है जो इंडिया में कम से कम 1 साल से ज़्यादा रह रहा है इंडिया में, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कि 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंट है,
ठीक है। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो कि 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया में ही वो अपना बिजनेस शुरू करके यहीं पे काम कर रहा है या किसी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे पर्सन जो है उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन इंडियन एम्बेसीज में बेस्ड काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, क्या उनको नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे? तो हाँ, उनको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है, लेकिन वो मेडिकल टूरिस्ट नहीं है और स्टूडेंट नहीं है, तो क्या उसको कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट? जी हाँ, उसको भी कंसिडर करेंगे हम नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, जो फॉरेनर्स हैं जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, बाहर के देश की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उनको कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट? क्योंकि अपने लोगों को तो कर रहे हैं नहीं, लेकिन फॉरेनर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में है और फॉरेनर्स उसमें काम कर रहे हैं, पूरे साल इंडिया में ही है, कि उसका उसको कंसिडर करेंगे? तो उसको भी नहीं करेंगे। क्या जो एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में है, जो एम्बेसडर है, क्या उसको कंसिडर करेंगे? तो उसको भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट इंडिया में काम कर रहा है, उसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे बहुत काम का है। अगेन, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, क्रैम करना पड़ेगा, ये जो फैक्ट्स हैं इसको आपको मगअप करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अब इसको आप स्किप कर सकते हो, जैसे ये रॉ मटेरियल क्या होता है, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स। आपकी इच्छा है वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बार रीड करके आपको पता चल जाएगा, बहुत काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टर्म है हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? देखो, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये 1990s में लिबरलाइज हुआ। तो उसके पहले का जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, उसके पहले का जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था, ठीक है, जो ग्रोथ रेट जो हमारा था, जो कि बहुत ही कम था, ठीक है, तो वही जो हमारा लो एनुअल ग्रोथ रेट जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले पहले वाला, ठीक है, वो जो ग्रोथ रेट था उसको साथियों हम कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आपने याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से काम की चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है और जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है जीडीपी जीएनपी, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली क्या है, जीडीपी क्या है? देखो, इसको ना हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखो, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक कोई भी आप याद रखना। देखो, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग ए 1 ईयर पीरियड, ठीक है। टाइम कितना है, 1 साल, ठीक है। ये 3 महीने भी हो सकते हैं, ये बस इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे लिखा है। किसी भी टाइम पीरियड के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी हम इसको देख सकते हैं, पर 1 साल मान के चलते हैं। तो मान लो कि 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के भीतर 1 साल के भीतर भीतर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, कौन कर रहा है, इंडियंस कर रहे हैं, फॉरेनर्स कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। इंडिया के बाउंड्री के अंदर कोई भी पर्सन अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे अगली स्लाइड्स में। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। इंडिया की बाउंड्री के भीतर भीतर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है 1 साल के भीतर भीतर, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं चाहे फॉरेनर्स कर रहे हैं, बस इंडिया के बाउंड्री के भीतर भीतर होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, ठीक है जी। चलिए, जीडीपी का अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें कि अगर कोई फार्मूला हो उससे समझ आ जाए कि ये जीडीपी क्या है, तो बिल्कुल फार्मूला है। फार्मूला क्या है, कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन कौन सा कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। तो हमारे आपके जैसे लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कहीं पे भी पैसा उड़ा रहे हैं, वो सारा का सारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमारे जैसा पर्सन कोई भी, अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योर हो, तो कहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो वाला भी आएगा। गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई सड़क बना रही है, हॉस्पिटल स्कूल्स बना रहे हैं, ठीक है, वो वाली इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे जो पैसा लगा इन्वेस्टमेंट के रूप में, कंजम्पशन के रूप में जहाँ पे हमने पैसा उड़ाया, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जहाँ पे कर रही है, चाहे वो सैलरीज दे रही है या जहाँ पे भी पैसा लगा रही है, उसको अगर हम ऐड कर ले और एक्सपोर्ट का पैसा ऐड कर ले और इम्पोर्ट का पैसा निकाल ले, तो जो कुछ भी बचेगा उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, ठीक है।
देखो ये भी आपको याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो हम बात करें जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमने, मेरा ख्याल है पिछली स्लाइड्स में देखा था। मार्केट प्राइस क्या है कि कोई चीज़ अब मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, उसको आप पैसा दे के खरीदे, तो मार्केट में अगर कोई चीज़ आई है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है, अभी सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस आपको पता है टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे टैक्स ऐड कर देंगे, सब्सिडीज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट सप्लाई साइड, शुरुआती हम फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, शुरुआती प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी बात करें तो वहाँ पे तो आपको पता है सब्सिडीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें सब्सिडी ऐड कर दो, टैक्स माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बचेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मुश्किल है, 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा, 5-10 बार देखो, इसको क्रैम कर लो, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है साथियों जीडीपी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है, जीडीपी तो हमने देखे जीडीपी, तो ये एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो आपके पास बचेगा उसको हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिप्रिसिएशन क्या है, पिछली स्लाइड्स में हमने समझा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के साथ ही जब हम बात करते हैं तो देखो, ग्रॉस का मतलब तो टोटल हो गया, वैल्यू एडेड का क्या मतलब हुआ, ओरिजिनल चीज़ में कुछ आपने वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल चीज़ में वैल्यू ऐड कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, जो आपके पास बचेगा इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नहीं समझ आया, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, उसने कोई भी एक गुड्स बनाया, मान लो कि एक कपड़ा बनाया उसने, ठीक है, कोई शर्ट या टी शर्ट बना दी उसने, और उसकी जो प्राइस जो रखी इसने वो 100 रुपीज़ रखी, ठीक है जी। अब कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन इसने ख़रीदा, मान लो वो 60 रुपये का था, 60 रुपये का कॉटन ख़रीदा, ठीक है, और उसको कपड़ा बना के 100 रुपये में बेच रहा है। 60 का ख़रीदा, 100 में बेच रहा है, कितना वैल्यू ऐड कर दिया, 40 ऐड कर दिया, जीवी कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है जी। अब जीवीए और जीडीपी के बीच में एक बनता है रिलेशन, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आपके बहुत काम आएगा। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी, सब्सिडीज़ ऐड कर दो, टैक्सेस माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा जीवीए, ठीक है। जीडीपी इधर लेके चले जाओ, इधर लेके चले जाते हैं, जीवीए इधर लेके आ जाते हैं, साइंस इसके चेंज कर दो, टैक्सेस प्लस हो जाएंगे, सब्सिडीज़ माइनस हो जाएंगे, तो जीडीपी का फॉर्मूला भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप, इधर आ जाओ। इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो एक फैक्ट्री ने मान लो एक कपड़ा बनाया, 100 के बेच दिया उसने, कॉस्ट उसका रॉ मटेरियल पे कितना था, 60 आया था, वैल्यू ऐड कितना कर दिया, 40। उसी फॉर्मूले को, जैसे ये जो हमने पिछली स्लाइड में ये फार्मूला देखा है, अगर इसी को अगर हम जीडीपी और जो जीवी है इसके प्लेसेस को अगर हम स्वैप करें तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से ये सारे डेटा को अगर यहाँ पे आप फीड करोगे तो आपके पास जीडीपी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। 2-4 बार 5 बार देखना आप जब तक समझ नहीं आता है, ठीक है साथियों। तो ये एक रिलेशन भी बताया गया है जीवीए और जीडीपी के बीच में। अब इसके बाद ये जो 2-4 स्टेटमेंट्स हैं ये आपने करना है क्रैम, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक फैक्ट्स है और फैक्ट्स को आपको सिर्फ मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या है, अर्लियर इंडिया हैड बिन मेजरिंग जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, टिल द न्यू मेथडोलॉजी वॉज अडॉप्टेड इन विच जीवीए एट बेसिक प्राइसेस बिकेम द प्राइमरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। दूसरा ये भी बहुत काम का है, जीवी एट बेसिक प्राइसेस विल इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडी। कहने का मतलब है जीवी एट बेसिक प्राइसेस एक ऐसा मेजरिंग मेथड है जहाँ पे ना तो टैक्स को ऐड किया जाता है ना ही सब्सिडीज़ को ऐड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो टैक्स और सब्सिडीज़ ये तो मतलब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो चीज़ हो रही है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको अगर आपने स्टडी करना है तो ये जीवी एट बेसिक प्राइसेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बस आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जी वी ए एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड नो टैक्सेस। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया,
जब हम बात करते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, तो इसमें क्या है, अब जब हम बात करते हैं बेसिक प्राइसेस की, मतलब कि हम यहाँ पे टैक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन टैक्सेस है इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, लेकिन सब्सिडीज़ को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि अब बेसिक प्राइसेस है मतलब कि हम मार्केट में आ चुके हैं, वहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अ, उसके अलावा अगर हम बात करें जीवी एट फैक्टर कॉस्ट की, तो जीवी एट फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना तो टैक्सेस को ऐड किया जाएगा, ठीक है, और ना ही यहाँ पे सब्सिडीज़ को ऐड किया जाएगा। रीज़न क्या है कि ये सब्सिडीज़ और जो टैक्सेस हैं एक्सटर्नल चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ें जो हैं ये बिखर जाती हैं। ये समझ नहीं आता है कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं इनका क्या रोल है, ठीक है। नेशनल इनकम को जब हम मेजर कर रहे हैं तो टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो चीज़ें ओरिजिनली कितना इनमें चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको स्टडी अगर आपने करना है तो हम जीवी एट फैक्टर कॉस्ट इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसको भी साथियों याद रख लेना, बहुत काम के स्टेटमेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, ठीक है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? अब देखो, इससे पहले हमने टर्म यूज़ किया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक की, एक टेरिटरी की बात कर रहे थे, एक एरिया की बात कर रहे थे। यहाँ पे साथियों बात कर रहे हैं नेशनल की, नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियंस की। तो चाहे इंडियंस इंडिया में कमा रहा है, चाहे इंडियंस अमेरिका में कमा रहा है, जहाँ पे भी पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा जो नंबर्स है वो इस डेफिनेशन के तहत कवर होगा, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम। जब हम बात करते हैं जीडीपी की, डोमेस्टिक 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 टेरिटरी, मतलब कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में चाहे इंडियंस हैं चाहे फॉरेनर्स हैं, ठीक है, अगर इंडिया में वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो वहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी की डेफिनेशन में आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनैलिटी की, ठीक है। नेशनैलिटी की है, इंडियंस की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे मान लो कि कोई इंडियन है, इंडियन ओन्ड कंपनी है, ठीक है, वो फैक्ट्री कहाँ पे है, मान लो यूके में है, ठीक है। तो obvious सी बात है उसका कुछ आउटपुट होगा कंपनी का, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट जो आएगा वो यूके की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, लेकिन इंडिया के जीएनपी में भी ऐड होगा। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और रिवर्स करके अगर हम देखें तो मान लो कि यूके की कंपनी है, यूके की कंपनी है, यूके की कंपनी है, और वो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, इंडिया में बेस्ड काम कर रहे हैं। तो जो भी इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जितना भी वो पैसा जनरेट होगा उसका, ठीक है, वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, चाहे ये कंपनी यूके की है, लेकिन यूके के जीएनपी में ऐड होगा, ठीक है। आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज क्लियर, ठीक है जी। चलिए अब इसके लिए ना यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि जीडीपी है, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो इंडियंस ने पैसा कमाया है, ठीक है, इंडियंस ने जो पैसा कमाया है बाहर जाके दूसरे देशों में जाके, उसमें से माइनस हम कर देंगे कि जो फॉरेनर्स ने इंडिया में आके पैसा कमाया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा फॉर्मूला बनता है। फिर अगेन नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो जीएनपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत काम की लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट फैक्टर कॉस्ट गिव अस द रियल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी टेक्निकलिटी के पीछे नहीं जाएंगे, क्या है, कैसे काम करता है क्यों नहीं है, ठीक है, ये चीज़ों के पीछे हमें नहीं जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि डू, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क द करेक्ट गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें अगर कहीं पे लिखा हो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिव अस द रियल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट 110% करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स, जैसे कि रियल जीडीपी क्या है। देखो जहाँ पे भी वर्ड आ गया ना रियल, तो आपने बस ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट कर दिया गया है। वो जो जीडीपी का नंबर आएगा उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी। कैसे, जैसे मान लो कि हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, टेक्निकलिटी के पीछे मत जाना। जैसे मान लो कि कोई एक देश है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी है, ठीक है। कंपनी भी क्या, मान लो एक फार्मर है, वो मैंगो की खेती करता है, वो 1 किलोग्राम मैंगो बनाता है, ठीक है। कोई कोई टैक्स कोई सब्सिडीज़ वगैरह नहीं है, किसी दूसरे देश में गया, उसको वहाँ पे बेच दिया 100 रुपये में, ठीक है। कहीं से भी आया पैसा तो आया है, ठीक है, 100 रुपये आया, जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपये होगी, ठीक है। चलो अगले साल फिर वही फार्मर 1 किलो मैंगो प्रोड्यूस करता है, बेचने जाता है, 150 का बेच देता है, ठीक है। अब जीडीपी कितना हो गया, 150।
तो आप कहोगे भाई 100 से तो 150 हो गया जीडीपी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन देखते हो तो वो सेम ही है, 1 किलोग्राम ही है। तो फिर ऐसे जीडीपी का क्या फ़ायदा, जहाँ पे प्रोडक्शन तो सेम ही है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए तो जीडीपी का नंबर बढ़ गया, तो उसका क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए भाई हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को कर देते हैं एडजस्ट, इन्फ्लेशन के जो नंबर है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो नंबर हमारे पास बचता है, ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। और ये जो रियल जीडीपी है बहुत काम का है, ठीक है। अच्छा, पर इसमें तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि हम सिंपली चीज़ों को स्टडी करें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज़ आज के समय में 150 की मिल रही है, पहले कितने की मिल रही थी हमें नहीं पता, आज 150 की मिल रही है, तो क्यों ना हम जीडीपी में 150 ही ऐड करें कि नहीं भाई 150 ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम साथियों कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि हम मार्केट वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को उसी उसी मतलब कि करंट प्राइसेस पे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद साथियों एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अगेन, जब भी पेपर में कहीं अगर आपको दिख जाए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसका क्या काम है, तो देखो इसका याद रखना है कि ये बेस्ट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को बताने के लिए कि किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है उसका क्या रोल है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी हमने अभी देखा क्या है, रियल जीडीपी हमने देखा क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि अभी करंट प्राइसेस पे नॉमिनल 150 है, ठीक है, पहले 100 था, ठीक है। तो अब तो सिंपल आपको पता चल रहा है ना यहाँ से कि प्राइसेस जो हैं वो सीधा 1.5 टाइम जो है बढ़ चुके हैं। इसका मतलब जो जीडीपी में जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस, ठीक है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे तो ये हमें क्या बता ला रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी है उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये है साथियों जीडीपी डिफ्लेटर। फिर एक टर्म आता है साथियों पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, तो पोटेंशियल नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि कोई इकोनॉमी, कोई देश का आज जो अभी करंट जीडीपी है, ठीक है, फ्यूचर में वो जो इकोनॉमी है, फ्यूचर में जो ये जो इकोनॉमी है कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है, कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और वो कितना ज़्यादा अचीव कर सकता है, ठीक है। और हम अपने जीडीपी को और कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पे, पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल इनकम क्या है, अगर किसी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका पर्सनल इनकम हो गया। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन सभी को जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, किस किस रूप में वो हमने पढ़ा है, जैसे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनको जो कुछ भी मिल रहा है उन सभी को जब जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। तो जैसे एक ही लाइन आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो भी मिल रहा है, लैंड पे रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये जो रिसीव कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका क्या होगा, पर्सनल इनकम हो गया। लेकिन जो ये जनरेट कर रहे हैं, जो ये जनरेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे, ठीक है। तो देखो जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की तो ये रिसीट ऑफ इनकम से रिलेटेड है, जब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की तो ये जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक दो पॉइंट्स और हैं इसमें, वो रीड कर लेना, बहुत काम के तो नहीं है, ठीक है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।